रुको पुत्र, इतनी चिंता में कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं तालाब में अपनी जान देने जा रहा हूँ। मेरा भाग्य बहुत खराब है। मेरी वजह से मेरे माता पिता ने बहुत समय से अन्न का एक दाना नहीं खाया। लेकिन पुत्र, तुम्हारा भाग्य खराब है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और क्या तुम्हारी जान देने से तुम्हारे माता पिता का पेट भर जाएगा? तुम्हारे मरने के बाद उन्हें कौन संभालेगा? क्या तुमने यह सोचा नहीं? लेकिन बाबा, मेरा जिंदा रहने से भी क्या हो रहा है? मैं अपने माँ बाप को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। कैसा राज्य जहाँ के राजा बहुत ही दयावान, लोकप्रिय, जो कि जरूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन इसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें 3 लोग रहते हैं, चंदन और उसके 2 अंधे माता पिता, जो कि गरीबी की मार खा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई है इस तालाब के पास बैठे बैठे, लेकिन अब तक मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे दोनों बूढ़े माँ बाप और मैं भूखे ही मर जाएंगे। इतना कहकर चंदन जाल खींचता है और देखता है कि उसमें एक भी मछली नहीं फंसी है। हे भगवान, हे भगवान, इस बार भी मेरी जाल में एक भी मछली नहीं आई है। अब मैं अपने घर पर क्या ले जाऊंगा और क्या खाऊंगा? रात होने में अभी थोड़ा समय और बाकी है। मैं अभी एक बार और जाल को तालाब में फेंकता हूँ। शायद इस बार कम से कम एक मछली तो मेरी जाल में फंसी जाए। इतना कहकर चंदन जाल को तालाब में फेंकता है। हे भगवान, इस बार मेरे खातिर नहीं लेकिन मेरे माँ बाप के खातिर कम से कम मेरी जाल में एक मछली तो फंसी जाए। इतना कहकर चंदन जाल को खींचता है, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। हे ऊपर वाले, क्या मेरा भाग्य इतना खराब है? आज भी मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। आज भी मुझे और मेरे बूढ़े माँ बाप को भूखा ही सोना पड़ेगा। चंदन उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। अरे चंदन, क्या हुआ? चंदन भाई, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? लगता है तुम्हारे जाल में आज भी एक भी मछली नहीं फंसी है। हाँ हरिया भाई, मैं सुबह से शाम तक पूरे दिन तालाब में लगा हुआ था, लेकिन मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज मुझे और मेरे माँ बाप को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अरे चंदन, तुम्हारा तो भाग्य ही खराब है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता को भी भूखा रहना पड़ रहा है। तुम उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहे हो। कैसे पुत्र हो तुम? हाँ, मेरा तो भाग्य ही खराब है। मैं सुबह से शाम तक मछली पकड़ता हूँ और मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे नसीब में एक भी मछली नहीं है। मैं अपने माँ बाप को एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खिला पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और इतनी सारी मछलियों में से तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। देखो मेरी जाल में कितनी सारी मछलियाँ हैं। हाँ हरिया भाई, तुम्हारी जाल में तो काफी मछलियाँ फंसी हुई है। क्या तुम मुझे अपनी जाल में से 1-2 मछलियाँ दे सकते हो, ताकि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खाना खिला सकूं? चंदन के इतना कहते ही हरिया चंदन की बात अनसुना कर देता है और चंदन को कहता है, अरे चंदन, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ।
इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और चंदन भी अपने घर की ओर चल देता है। हरिया भाई से मैंने जैसे ही मछली मांगी, उसने कैसे बात बदलकर घर जाने को कहा। हे भगवान, क्या बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। चंदन ये सब कह ही रहा होता है कि इतने में वह अपनी झोपड़ी तक पहुंच जाता है। घर के अंदर उसके 2 बूढ़े माता पिता बैठे हुए हैं। चंदन के पैरों की आवाज सुनकर वह कहते हैं, बेटा चंदन आ गए। मछलियाँ पड़कर सुबह से गए हो, पूरा दिन हो गया, अब शाम हो गई है। थक गए होंगे बेटा, हाथ मुंह धो लो और थोड़ा आराम कर लो। हाँ पिताजी, थक तो बहुत गया हूँ, लेकिन क्या फायदा, आज भी मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। तालाब में इतनी सारी मछलियाँ होने के बावजूद भी मेरी जाल में एक मछली भी नहीं फंसी। चंदन बेटा, कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की है। अगर हमारा भाग्य ही खराब है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। बेटा चंदन, तुम चिंता मत करो, आज हम ऐसे ही सो जाते हैं। और वैसे भी आज हमें भूख नहीं लग रही है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, जो हाथ मुंह धो लो और आराम करो। आज वैसे भी हमें भूख नहीं है। तुम कल सुबह जाना मछली पकड़ने, हम कल साथ में मिलकर खाना खाएंगे। अपने माता पिता को भूख सुलाकर चंदन बहुत निराश होता है और वह सोचता है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मछली पकड़कर लाना ही होगा, वरना मेरे माता पिता भूखे मर जाएंगे। सुबह होते ही चंदन अपनी जाल लेकर तालाब की ओर मछली पकड़ने चल देता है। अरे चंदन, तू आज फिर आ गया। अपना मनहूस भाग्य लेकर तेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसती है। कहीं ऐसा ना हो तेरा मनहूस भाग्य की वजह से इस तालाब की सारी मछलियां मर जाएं। हाँ, इसके मनहूस भाग्य की वजह से इस तालाब की सारी मछलियां मर गई, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। इसकी जाल में मछली नहीं फंसती और फिर हमें भी कोई मछली नहीं फंसेगी। चंदन, तुम इस तालाब में मछली मत पकड़ो, नहीं तो इस तालाब की सारी मछलियां मर जाएंगी, तो हमारा क्या होगा। चंदन दोनों मच्छरों की बात का जवाब नहीं देता है और तालाब के पास जाकर अपना जाल फेंकता है। हे भगवान, आज कम से कम मेरे जाल में थोड़ी बहुत मछलियाँ फंस ही जानी चाहिए, नहीं तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। वह भूख के मारे ही अपने प्राण त्याग देंगे। मैं तो भूख सहन कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप, उनके अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो भूख सहन कर सके। वह मुझे तसल्ली देने के लिए कहते तो हैं कि हमें भूख नहीं लगी, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें मेरी वजह से भूखा सोना पड़ रहा है। इतना कहकर चंदन जाल को खींचता है। हे भगवान, क्या तूने मेरे नसीब में भूखा रहकर मरना ही लिखा है। तालाब में इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद भी मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। इतना कहकर चंदन अपने घर की ओर जाने लगता है। चंदन, क्या हुआ, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी ना। तेरे जाल में इतना खराब भाग्य है तेरा। हमने तो पहले ही कहा था
तू इस तालाब में अपना जाल फेंक ही मत। हाँ भाई, इसका भाग्य इतना खराब है कि मछलियां तो छोड़ो, इसके जाल में एक मछली तक नहीं फंसती। अपने बूढ़े माँ बाप को यह एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा है। कैसा बेटा है, इसे तो मर जाना चाहिए। मछुआरों की यह बात सुनकर चंदन बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चंदन घर आ जाता है। बेटा आज जल्दी आ गए, क्या बात है? क्या आज पहली ही जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस गई क्या? हाँ माँ, ये बात तो सही है कि मैंने आज तालाब में एक ही बार जाल फेंका, लेकिन माँ मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। और उल्टा दूसरे मछुआरे कह रहे हैं कि तू अपनी जाल को इस तालाब में मत फेंक, तेरा भाग्य खराब है, तेरी वजह से सारी मछलियाँ मर जाएगी और हमें भी भूखा रहना पड़ेगा। बताओ माँ, मैं क्या करूँ? बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी कैसे ठीक होगा? आज भी मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। चंदन बेटा, तुम महाराज के पास जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? हमारे महाराज बहुत ही दयावान हैं, सब लोगों की मदद करते हैं। तुम एक बार महाराज के पास जाकर उनसे मदद मांगो। हाँ पिताजी, मुझे अब महाराज के पास ही जाना चाहिए, वह ही हमारी मदद कर सकते हैं। चंदन जाल को रखकर राजमहल की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर चलते चलते चंदन राजमहल तक पहुंच जाता है। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। महाराज, मेरा नाम चंदन है। मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव का लड़का हूँ। मेरे 2 बूढ़े अंधे माता पिता हैं। महाराज मेरी मदद करो। मैं रोज तालाब में जाता हूँ और मछली पकड़ता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। महाराज, हमने बहुत समय से खाना भी नहीं खाया है। महाराज मेरी मदद करो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा भाग्य ही खराब है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। चले जाओ यहाँ से। महाराज की यह बात सुनकर दरबार में खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो लोगों की हमेशा मदद करते हो, फिर चंदन की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? पुत्री, तुम राज दरबार के बीच में नहीं बोल तो ही अच्छा होगा। यहाँ मैं जो कहूँगा वह होगा। नहीं करनी मुझे किसी की मदद। चंदन, चला जा मेरे महल से, वरना तू भूख से मरेगा। उससे पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। सैनिकों, इसे बाहर फेंको। महाराज की यह सब बात सुनकर चंदन के तो होश उड़ जाते हैं और चंदन यहाँ से चला जाता है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। महाराज, जो कि हमेशा लोगों की मदद करते हैं, उन्होंने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अब मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? वो मेरी वजह से भूख के कारण मरे। इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। मेरा भाग्य ही खराब है। ये सब सोचकर चंदन घने जंगल में आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते चंदन के सामने एक बाबा आते हैं। वह चंदन को कहते हैं,
रुको पुत्र, इतनी चिंता में कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं तालाब में अपनी जान देने जा रहा हूँ। मेरा भाग्य बहुत खराब है। मेरी वजह से मेरे माता पिता ने बहुत समय से अन्न का एक दाना नहीं खाया। लेकिन पुत्र, तुम्हारा भाग्य खराब है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और क्या तुम्हारी जान देने से तुम्हारे माता पिता का पेट भर जाएगा? तुम्हारे मरने के बाद उन्हें कौन संभालेगा? क्या तुमने यह सोचा नहीं? लेकिन बाबा, मेरा जिंदा रहने से भी क्या हो रहा है? मैं अपने माँ बाप को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। चंदन बेटा, तुम चिंता मत करो। सबका समय खराब चलता है, लेकिन एक दिन सबका समय ठीक हो जाता है। बस तुम इंतजार करो। इतना कहकर बाबा अपना हाथ आगे करते हैं और एक चमत्कारी फल प्रकट करते हैं। चंदन, यह लो। यह एक चमत्कारी फल है। इसे तुम खाकर सो जाना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा चंदन। बाबा चंदन को वह फल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चंदन भी अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद चंदन अपने घर आ जाता है। घर आते आते उसे शाम हो जाती है। चंदन देखता है कि उसके बूढ़े माता पिता भूखे ही सो गए हैं। यह देखकर चंदन को बहुत बुरा लगता है। आज भी मेरे माता पिता को भूखे पेट ही सोना पड़ा। पता नहीं मेरा भाग्य कब बदलेगा, कब मेरे माता पिता सुकून से खाना खा पाएंगे। ये सब सोचकर चंदन अंदर चला जाता है और फल को खाकर सो जाता है। चंदन, घबराओ मत। मैं हूँ अर्धमानव। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हारे सपने में हूँ। मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। अर्धमानव? हाँ चंदन, मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूँ। बस तुम मेरी बात को शांति से सुनना। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगा और मैं जो कहूँगा वह तुम्हें कार्य करना होगा। अर्धमानव, मेरे बूढ़े माता पिता ने बहुत समय से अन्न का एक दाना नहीं खाया। मैं अपना भाग्य बदलने के लिए कुछ भी करूँगा। अर्धमानव, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? चंदन, तुम्हारे राज्य के महाराजा वीरेंद्र, जो कि महाराज, इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मेरी पुत्री का विवाह भी निकट आ रहा है। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। महाराज, मेरी मदद करो। रामेश्वर, हमें पता है कि इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण सभी किसानों को बड़ी हानि हुई है और तुम्हारी बेटी का विवाह भी है। रामेश्वर, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से होगा। सैनिकों भंडार कोष से धन लाकर रामेश्वर को दिया जाए ताकि यह अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर सके, और उन किसानों को भी दिया जाए जिन किसानों की फसल इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण बर्बाद हो गई है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। आप बड़े ही दयालु और लोकप्रिय महाराज हैं। दरबार में सभी लोग राजा के इस फैसले से खुश थे, लेकिन मंत्री, जो कि कुछ अलग ही खिचड़ी बना रहा था, अगर ये महाराज ऐसे ही लोगों में धन बांटते फिरेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन सारा भंडार कोष खाली हो जाएगा। मुझे इस महाराज का कुछ करना ही होगा। सभी लोग दरबार से चले जाते हैं। मंत्री महल के बाहर खड़ा होकर अपने आप से बड़बड़ता है, मुझे इस राजा का कुछ करना ही होगा, वरना ये सारा धन ऐसे ही लोगों में बांट बांट कर समाप्त कर देगा।
मंत्री अपने मन ही मन में एक लालची योजना बनाता है। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। मैं आज रात ही जाऊंगा। रात होते ही मंत्री महल से निकल जाता है, एक ऐसी जगह जो चालाकी से भरी हुई है। चलते चलते मंत्री एक गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक तांत्रिक और एक जादूगर खड़े हैं। आइए आइए मंत्री जी, आज हमारी कैसे याद आ गई? बहुत समय बाद मिलने आए हो। क्या करूं मित्रों, वह खड़ूस राजा महल से निकलने ही नहीं देता। आज भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ, वह भी रात्रि में। तो बताओ फिर इसी क्या जरूरत आ गई जो हम दोनों की तुम्हें जरूरत पड़ी? अरे मित्रों, क्या बताऊं, महाराज ऐसी दयालुता दिखाते हैं और लोगों में धन बांटते हैं। अगर ऐसे ही धन बांटते फिरे तो एक दिन सारा भंडार कोष खाली हो जाएगा। तो फिर क्या चाहते हो तुम? महाराज की जगह मैं राजा बनूंगा। हमें महाराज को गायब करना होगा या फिर मारना होगा। मंत्री जी, इतना आसान नहीं है महाराज को गायब करना। जब तक महाराज महल में है। मित्रों, तुम उसकी चिंता मत करो, महाराज को मैं लेकर आऊंगा। इतना कहकर मंत्री महल लौट जाता है। महाराज, बहुत समय हो गया, क्यों ना जंगल में शिकार करने के लिए चला जाए? हाँ मंत्री जी, समय तो बहुत हो गया है। हमें शिकार करे हुए आज ही हम जंगल में शिकार करने के लिए चलते हैं। राजा के सामने मंत्री की चालाकी काम कर गई। अब यह देखना था कि तांत्रिक, जादूगर और मंत्री तीनों मिलकर क्या महाराज को मार डालेंगे। जानने के लिए कहानी को आगे देखिए। मंत्री और महाराज घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। मंत्री जी, हम घने जंगल में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई शिकार क्यों नहीं दिख रहा है? महाराज के इतना कहते ही अचानक काला धुआं उठने लगता है और वहाँ पर जादूगर और तांत्रिक प्रकट हो जाते हैं। महाराज, बहुत शौक है ना लोगों की मदद करने का। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ 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 हाँ। तांत्रिक और जादूगर दोनों अपनी काली जादुई शक्तियों से महाराज को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। मंत्री जी, हो गया तुम्हारा काम, अब हमारा हिस्सा मत भूलना। अभी कहाँ, अभी तो एक काम और बाकी है। तुम मुझे अपनी शक्तियों से महाराज के रूप में बदल दो ताकि मैं राज्य में जाकर राजा बन सकूं। मंत्री के इतना कहते ही जादूगर अपनी काली शक्तियों से मंत्री को महाराज के रूप में बदल देता है। ठीक है मित्रों,
अब हमें चलना चाहिए। काला धुआं उठता है और तांत्रिक और जादूगर दोनों अदृश्य हो जाते हैं और मंत्री भी चौकी राजा के रूप में है। वह भी महल की ओर लौट जाता है। अच्छा, तो अभी जो महाराज है वह महाराज नहीं है, वह मंत्री है जो महाराज का रूप धारण करके महाराज की गद्दी पर बैठा है। हाँ चंदन, तुम सही समझे। अब तुम्हें उस नकली राजा का नकाब उतारना होगा। तुम्हें असली राजा को मुक्त करना होगा चंदन। लेकिन अर्धमानव, क्या महाराज जिंदा है? जादूगर और तांत्रिक ने महाराज को मार तो नहीं दिया, और मैं महाराज को कैसे मुक्त करा सकता हूँ? चंदन, महाराज अभी एक बोतल में कैद है जो कि जादूगर के पास है। तुम्हें उस जादूगर और तांत्रिक को मारकर महाराज को मुक्त करना होगा। लेकिन क्या अर्धमानव, मैं उन दोनों तांत्रिक और जादूगर को मार पाऊंगा? हाँ चंदन, अवश्य। तुम जैसे ही उस तांत्रिक और जादूगर को मारोगे तब मंत्री अपने असली रूप में आ जाएगा और महाराज उस बोतल से मुक्त होकर बाहर आ जाएंगे। अर्धमानव इतना कहकर एक त्रिशूल प्रकट करता है और कहता है, चंदन, तुम इस त्रिशूल को अपने पास रखो। तुम जैसे ही उस गुफा में जाओगे तुम्हें वहाँ पर सबसे पहले तांत्रिक मिलेगा और तुम्हें वहाँ पर सुबह में जाना है, क्योंकि पूरा दिन उस गुफा में तांत्रिक रहता है और रात्रि के 9 बजे वहाँ तांत्रिक चला जाता है और जादूगर आ जाता है। तुम्हें तांत्रिक को ही मारना है। यह त्रिशूल तांत्रिक को मारने में तुम्हारे काम आएगी। तांत्रिक को मारने के बाद तुम्हें उस गुफा में एक चमकीला फल मिलेगा। उस फल को तुम्हें खाना है और तुम जैसे ही सच्चे मन से मुझे पुकारोगे मैं वहाँ आ जाऊंगा, और जैसे ही 9 बजे बजेंगे और वह जादूगर आएगा, उस जादूगर को मैं मारूंगा। अर्धमानव इतना कहकर चंदन को त्रिशूल दे देता है और चंदन अपने सपने से बाहर आ जाता है। चंदन पूरे पसीने में भीगा हुआ है और वह पास में देखता है कि वहाँ पर एक त्रिशूल रखी हुई है। चंदन उसे त्रिशूल को उठा लेता है। सुबह उठते ही वह सारी बात अपने बूढ़े माता पिता को बताता है और कहता है, माँ, पिताजी, मुझे वहाँ जाना होगा और महाराज को तांत्रिक और जादूगर से बचाना होगा। इतना कहकर चंदन बिना समय करवा गुफा की ओर निकल जाता है। चलते चलते चंदन गुफा तक पहुंच जाता है। इसी गुफा के अंदर तांत्रिक और जादूगर ने महाराज को कैद करके रखा हुआ है। मुझे सावधानी से अंदर जाना होगा। इतना कहकर चंदन गुफा के अंदर चला जाता है। चलते चलते चंदन के सामने वह तांत्रिक आता है। अरे लड़के, कौन है तू और इस गुफा में कैसे आया? मेरा नाम चंदन है। मैं महाराज को तुम लोगों की कैद से निकालने आया हूँ। हा 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 हा। अरे लड़के, तुझे क्या लगता है तू हम लोगों को मार देगा और महाराज को मुक्त कर देगा? हा 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 हा। तांत्रिक, यह तो वक्त ही बताएगा, और अब तेरा अंत निकट आ गया है। चंदन इतना कहकर अपनी त्रिशूल से तांत्रिक पर वार करता है।
तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो जाता है और तांत्रिक वहीं पर जलकर राख हो जाता है। तांत्रिक तो मर गया, अब जादूगर को मारना होगा, तभी मंत्री अपने असली रूप में आएगा और महाराज उनकी मुक्ति होगी। लेकिन अर्धमानव ने कहा था वह स्वयं जादूगर को मारेंगे। चंदन इतना कहता है कि उसके सामने एक चमत्कारी फल आता है। अरे ये चमत्कारी फल, हाँ, मुझे इस चमत्कारी फल को खाकर अर्धमानव को पुकारना होगा रात्रि होने से पहले। चंदन उस फल को खा लेता है और अपने सच्चे मन से अर्धमानव को पुकारता है। अचानक गुफा में तेज रोशनी चमकती है और अर्धमानव प्रकट हो जाते हैं। चंदन, तुम बहुत साहसी लड़के हो। तुमने तांत्रिक को बड़े ही आसानी से मार दिया, बिना घबराए हुए। अर्धमानव, ये तो आपकी दी हुई इस त्रिशूल का कमाल है। इसके एक ही वार से तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया और वह वहीं जलकर भस्म हो गया। चंदन इतना कह ही रहा होता है कि रात्रि का पहर चालू हो जाता है और वहाँ पर जादूगर प्रकट हो जाता है। जादूगर देखता है जी गुफा में तांत्रिक नहीं है बल्कि चंदन और अर्धमानव है। यह देखकर जादूगर चौंक जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? और यहाँ पर एक तांत्रिक रहता है, वह कहाँ गया? अरे दुष्ट जादूगर, तेरे मित्र तांत्रिक को तो चंदन ने मौत के घाट उतार दिया। अब तेरी बारी है, तेरे मरते ही महाराज मुक्त हो जाएंगे। क्या क्या क्या? तांत्रिक जो कि कई जादुई शक्तियां जानता है, उसको इस लड़के ने मार दिया? ये असंभव है। जादूगर यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, हाँ 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 हाँ, अरे तांत्रिक को तो तुमने मार दिया, लेकिन मैं हूँ जादूगर, मुझे मारना नामुमकिन है। हाँ हाँ हाँ। इतना कहकर जादूगर अर्धमानव पर वार करता है। अर्धमानव भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की शक्तियाँ आपस में टकराने से पूरी गुफा हिलने लगती है। पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। अरे यह अर्धमानव, यह भी शक्तिशाली है। इसे मारना बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो यह मुझे मार देगा। जादूगर इतना सोच ही रहा होता है कि अर्धमानव जादूगर पर वार करता है। अर्धमानव के वार से जादूगर जलकर राख हो जाता है और मौत के घाट उतार जाता है। चंदन देखो, वह रही बोतल जिसके अंदर महाराज कैद है। उस बोतल का ढक्कन खोल के महाराज को मुक्त करो। चंदन बोतल को उठना है और महाराज को मुक्त कर देता है। अर्धमानव, आखिर तुमने मुझे उस तांत्रिक और जादूगर से मुक्त कर ही दिया। धन्यवाद अर्धमानव तुम्हारा। महाराज, धन्यवाद मेरा नहीं, चंदन का करो। इसकी बहादुर की वजह से ही आप आज मुक्त हुए हो। चंदन, तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने की कोशिश करूंगा। आपका भी धन्यवाद महाराज। यह तो मेरा फर्ज था कि मैंने एक ऐसे राजा को बचाया जो दयावान और लोकप्रिय है। महाराज, अब हमें महल जाना चाहिए। वहां पर उस दुष्ट मंत्री का नकाब हटाना है। इतना कहकर तीनों अदृश्य होकर महल में आ जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि मंत्री, जो कि महाराज के रूप में सिंहासन पर बैठा है, और बाकी सब लोग दरबार में खड़े हैं। सभी लोग दो दो महाराज को देखकर चौंक जाते हैं। अर्धमानव अपनी शक्ति से मंत्री को अपने असली रूप में बदल देता है। अब सब लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी थी। मंत्री, धोखेबाज गद्दार, मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया और तेरे साथ जंगल गया, और तूने मेरे साथ यह किया। मेरे राज्य को ही हड़प लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज ने मंत्री को तहखाना में बंद करवा दिया
और चंदन को बहुत सारा धन देकर अपने घर की ओर लौटा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें हमेशा धैर्य और संयम बरतना चाहिए। अंत में सब ठीक हो ही जाता है।